बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी निरंतर जारी होगी। बच्चों, यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपीटेट या स्टेट किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह व्याकरण की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और वीडियो और देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। पहला सवाल कह रहा है कि बड़े जो होजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए और कहत धतुरो शो कनक गहनो गढ़े न जाए। इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? तो आप बताने कि इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति है, विभावना है, अर्थांतर न्यास है या उदाहरण अलंकार है? तो कह रहा है कि बड़े जो होजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए। तो किसी की नाम मात्र की बड़ाई कर देने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे धतुरे को कनक कहते हैं, तो धतूरे को कनक कहने से उससे के गहने जो है नहीं गढ़ाए जा सकते। तो आप पता नहीं किसमें कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति, विभावना, अर्थांतरन्यास या उदाहरण। तो इसमें बच्चों जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थांतरन्यास अलंकार, अर्थात विकल्प सी जो है वो आपका पहले का सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरे में क्या कह रहा है? दूसरे में कह रहा है कि यहाँ वहां द्विबालक देखा मति भ्रम मोर की आन विशेषा। इस उद्धरण में कौन सा रस है? तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। यहाँ वहां द्विबालक देखा, तो यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे। मतिभ्रम मोर कियान विशेषा, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है? तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है? भयानक है, अद्भुत है, हास्य है या करुण है? तो आपको बताना कि कौन सा रस होगा? भयानक होगा, अद्भुत होगा, हास्य होगा या करुण होगा? तो बच्चों इसमें जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि हाँ और वहाँ मैंने 2 बालक देखे। ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है? तो इसमें जो रस हो जाएगा वो अद्भुत रस हो जाएगा, अर्थात विकल्प बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर दूसरे का। चलिए बात करते हैं अब हम लोग सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है कि किस छंद को कवित्त कहते हैं? तो आपको बताना कि किस छंद को कवित्त कहा जाता है? चौपाई, दोहा, सवैया या घनाक्षरी? तो आप बताना कि किसको कवित्त कहते हैं? चौपाई को, दोहा को, सवैया को या घनाक्षरी को? तो बच्चों कवित्त जो कहा जाता है वो घनाक्षरी छंद को कहा जाता है। तो विकल्प बी जो है वो आपका आंसर तीसरे का क्या हो जाएगा? वो सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अब हम लोग सवाल नंबर चौथे की। चौथे में करके संचारी भावों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है? 30 है, 35 है, 33 है या 37 है? तो आपको संचारी भावों की संख्या बतानी है। ऐसे भाव जो मन में संचरण करते हैं, कुछ देर के लिए रहते हैं और फिर चले जाते हैं, इन्हें संचारी भाव कहते हैं। तो आपको बताना है कि इसकी संख्या कितनी मानी गई है? 20, 30 मानी गई है, 35, 33 या 37? तो बच्चों इसकी संख्या जो है वो 33 मानी गई है। तो विकल्प सी जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा सवाल नंबर चौथे का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 5वें की। 5वें सवाल में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 5वें में कह रहा है कि मालवी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो आपको बताना है कि मालवी जो है किस उपभाषा वर्ग की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्व हिंदी या बिहारी हिंदी? तो आपको मालवी के संदर्भ में बताना है कि यह किस वर्ग की बोली है? राजस्थानी की है, पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है या बिहारी हिंदी है? तो बच्चों मालवी जो है वो किसके अंतर्गत आती है? राजस्थानी के अंतर्गत आती है। तो विकल्प ए जो है आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। मालवी, मारवाड़ी, मेवाती और जयपुरी 4 जो है वो बोलियां इस वर्ग के अंतर्गत आती हैं। पश्चिमी हिंदी में अगर आप बात करें तो पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली आती है, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेलखंडी आती है और हरियाणवी आती है। पूर्वी हिंदी में अगर आप बात करें तो पूर्वी हिंदी में आपकी आती है अ, अवधी आती है, आपकी बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी आती है। और अगर बिहारी हिंदी की बात करें तो बिहारी हिंदी में तो भोजपुरी आती है, मैथिली आती है और मगही बोलियां इसके अंतर्गत आती हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर छठवें की। सवाल नंबर छठवें में क्या कह रहा है? कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? तो आपको बताना कि कौन सी बोली जो है ओकार बहुला नहीं है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली या खड़ी बोली? तो छठवें का उत्तर बताना है कि कौन सी बोली जो है ओकार बहुला नहीं है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और खड़ी बोली?
तो आपको बताना है कि कौन इसमें जो है वो ओकार बहुला बोली नहीं है, ब्रजभाषा नहीं है, कन्नौजी नहीं है, बुंदेली नहीं है या खड़ी बोली नहीं है। तो बच्चों जो ओकार बहुला इसमें नहीं है, वो खड़ी बोली नहीं है, तो विकल्प डी जो है आपका छठवें का क्या होगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 7वें की। 7वें में कहते हैं हिंदी की ओकार बहुला बोली है, तो आपको ये बताना है कि कौन-सी बोली जो है इसमें ओकार बहुला है। ए कह रहा है छत्तीसगढ़ी, बी कह रहा है अवधी, सी कह रहा है ब्रज और डी कह रहा है हरियाणवी। तो आपको बताना है कि कौन-सी बोली जो है वो ओकार बहुला बोली इसमें है। हिंदी हिंदी की ओकार बहुला छत्तीसगढ़ी, अवधी, ब्रज और हरियाणवी। तो बताना है कि कौन-सी बोली जो है ओकार बहुला है। तो बच्चों ओकार बहुला जो बोली है वो ब्रज भाषा है, तो विकल्प आपका सी जो है वो क्या होगा, 7वें का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 8वें की। 8वें में कह रहा है कि पूर्वी हिंदी की बोली है, तो आपको ये बताना है कि पूर्वी हिंदी की बोली इनमें से कौन-सी जो है वो पूर्वी बोली के अंतर्गत आती है? कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, मगही और मैथिली। तो आपको ये बताना है कि पूर्वी हिंदी की बोली इसमें से कौन है? कन्नौजी है, छत्तीसगढ़ी है, मगही है या फिर मैथिली है। तो 8वें का उत्तर आपको देना है। तो बच्चों पूर्वी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। तो विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। कन्नौजी जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। मगही और मैथिली ये दोनों जो है बिहारी बोलियों के अंतर्गत बिहारी के अंतर्गत बोलियां दोनों जो है वो आती हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 9 की। सवाल नंबर 9 में कह रहा है कि बिहारी हिंदी का विकास किससे माना गया है? तो आपको बताना कि बिहारी हिंदी का विकास किससे माना गया है? ए कह रहा है पैसाची अभ्रंश से, बी कह रहा है सौरसेनी से, सी अर्धमागधी और डी कह रहा है मागधी अभ्रंश से। तो आपको बताना कि बिहारी हिंदी का विकास इनमें से किस अभ्रंश से आप मानते हैं? पैसाची से है, सौरसेनी से, अर्धमागधी से या मागधी से? तो बिहारी हिंदी का बच्चों विकास जो है वो मागधी अभ्रंश से हुआ है। तो आपका विकल्प डी जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। पैसाची अभ्रंश जो है इससे आपका पंजाबी और लहदा का विकास हुआ। सौरसेनी अभ्रंश से पश्चिमी हिंदी के अंदर जो बोलियां आती हैं उनका विकास हुआ और अर्धमागधी अभ्रंश से पूर्वी हिंदी का जो है वो विकास हुआ है। तो 9वें का उत्तर कौन सा, डी सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 10वें की। 10वें सवाल में कह रहा है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? आपको बताना है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको संधि विच्छेद करना है। ए कह रहा है अनु और वेषण, बी कह रहा है अनुधन ऐसण, सी कह रहा है अनुधन एसण और डी कह रहा है अनुधन ईसण। तो आप बताना है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा, सवाल नंबर 10वें का। तो बच्चों अन्वेषण का अनु और एषण से मिलकर के बना है। विकल्प नंबर सी जो है आपका क्या होगा, वो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अन्वेषण का। कौन सा होगा, सी हो जाएगा। और अन्वेषण में जो संधि होगी वो कौन सी संधि हो जाएगी बच्चों? तो संधि हो जाएगी इसमें यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। तो सवाल नंबर 10वें का सी विकल्प सही हो जाएगा। बात करेंगे सवाल नंबर 10वें 11वें की। 11वें में कह रहे हैं किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? तो आपको ये बताना है कि किस शब्द में अव्ययी भाव समास है। ए कह रहा है कि परोक्ष में, बी कह रहा है मुंह तोड़, सी रस भरा और डी कह रहा है स्वरूप में। तो आपको बताना है कि किसमें अव्ययी भाव समास है। परोक्ष में है, मुंह तोड़ में, रस भरा में या स्वरूप में। तो अव्ययी भाव समास की पहचान करनी है। तो बच्चों अव्ययी भाव समास जो होगा वो किसमें हो जाएगा, वो विकल्प ए जो है परोक्ष में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। मुंहतोड़ और रस भरा इन दोनों में जो है आप अ, इन दोनों में तत्पुरुष समास हो जाएगा। मुंहतोड़ मुंह को तोड़ने वाला, रस भरा रस से भरा हुआ और स्वरूप में जो है वो कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। 12 नंबर सवाल में कह रहा है किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो आपको बारे में बताना है किस शब्द में तत्पुरुष समास है। नीलपीत, परमेश्वर, मुनिश्रेष्ठ और नरसिंह। तो आपको बताना है कि किसमें तत्पुरुष समास है। नीलपीत में है, परमेश्वर में, मुनिश्रेष्ठ में या नरसिंह में। तो बच्चों नीलपीत, नीला पीत तो नीला पहला जो नीलपीत लिखा है कर्मधारय समास हो जाएगा। परमेश्वर में कर्मधारय समास हो जाएगा। नरसिंह नर रूपी सिंह इसमें भी कर्मधारय हो जाएगा। लेकिन मुनिश्रेष्ठ अर्थात मुनियों में श्रेष्ठ तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो विकल्प आपका सी जो है वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 12 का।
अब बात करेंगे हम लोग सवाल नंबर 13 की। 13 में कह रहा है किस वाक्य में संप्रदान कारक है? तो आपको बताना है कि संप्रदान कारक किसमें है? मोहन ने घड़े से पानी निकाला। बी, माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे। सी कह रहा है सज्जनों की संगति से बुद्धि सुधरती है। और डी कह रहा है कि लड़के दरवाजे-दरवाजे घूम रहे हैं। तो आपको बताना है किस वाक्य में जो है वो संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है? विकल्प ए, बी, सी और डी किसमें जो है संप्रदान कारक है? ए कह रहा है मोहन ने घड़े से पानी निकाला, तो घड़े से पानी निकाला तो अपादान कारक होगा। माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, तो बच्चे के लिए खिलौने खरीदे, तो आपका संप्रदान कारक किसमें हो जाएगा? विकल्प बी जो है वो आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। सज्जनों की संगति से बुद्धि सुधरती है, तो करण कारक हो जाएगा। लड़के दरवाजे-दरवाजे घूमते हैं, तो इसमें जो है अधिकरण कारक हो जाएगा आपका। इसलिए विकल्प बी जो है आपका 13 का सही हो जाएगा। बात करेंगे सवाल नंबर 14 की। 14 में कह रहा है कि किस वाक्य में 2 कर्म प्रयुक्त हुए हैं? तो आपको बताना है कि कौन-सा वाक्य है जो द्विकर्मक वाला वाक्य है। ए कह रहा है मैंने लड़के को ग्रंथ पढ़ाया। बी कह रहा है उसने बच्चे को बुलाया। सी कह रहा है मैं प्रातः घर से चलूँगा और डी कह रहा है तुम रोज़ अपने स्कूल जाओ। तो आपको बताना है कि द्विकर्म प्रयुक्त कौन से वाक्य इसमें से कौन-सा वाक्य इसमें है? तो बच्चों द्विकर्म प्रयुक्त जो वाक्य है वो हो जाएगा मैंने लड़के को ग्रंथ पढ़ाया। एक तो लड़का और दूसरा ग्रंथ जो है ये 2 कर्म इसमें प्रयुक्त हुए हैं। तो विकल्प ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 14 का। बात करेंगे सवाल नंबर 15 की। सवाल नंबर 15 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 15 में कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन-सा शब्द जो है वो शुद्ध है? तो आपको बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन-सा शुद्ध है? ए कह रहा है अत्याधिक, बी कह रहा है अनाधिकार, सी कह रहा है दुराव्यवस्था और डी कह रहा है प्राणिवृंद। तो आपको बताना है कि कौन-सा इसमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? अत्याधिक, अनाधिकार, दुरावस्था या प्राणिवृंद? तो कौन-सा शुद्ध है इसमें से? तो बच्चों अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है, तो विकल्प ए जो है आपका क्या हो जाएगा? पहला गलत हो जाएगा। अनाधिकार नहीं, अनाधिकार होता है, ये भी गलत हो गया। दुराव्यवस्था नहीं, दुर्व्यवस्था, ये भी गलत हो गया। प्राणिवृंद आपका जो है ये सही हो जाएगा। तो चौथा आपका सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा 15 नंबर सवाल का। चलिए, बात करते हैं अब हम लोग सवाल नंबर 16 की। 16 में कह रहे हैं कि वह ग्रह जिसमें सूर्य या चंद्र पूर्णतः ढक जाए, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इस वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है। ए कह रहा है खग्रास, बी कह रहा है पूर्णग्रास, सी कह रहा है हठग्रास और डी कह रहा है शून्यग्रास। तो आपको बताना है कि वह ग्रह जिसमें सूर्य या चंद्र पूर्णतः ढक जाते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? खग्रास कहेंगे, पूर्णग्रास, हठग्रास या शून्यग्रास। तो बच्चों इसको खग्रास कहा जाता है। विकल्प ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। कौन-सा? ए विकल्प सही हो जाएगा 16 नंबर का। चलिए, अब बात करेंगे सवाल नंबर 17 की। 17 में कह रहा है कि खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो आपको ये बताना है कि खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बलदेव उपाध्याय, लल्लूलाल, जॉन गिलक्राइस्ट या सुनीति कुमार चटर्जी। तो आपको बताना है कि खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा मिलता है? बलदेव उपाध्याय, लल्लूलाल, जॉन गिलक्राइस्ट या सुनीति कुमार चटर्जी। तो बच्चों खड़ी बोली का पहला प्रयोग जो है वो लल्लूलाल के द्वारा अर्थात विकल्प बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 17 का। अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 18 की। 18 में क्या कह रहा है? 18 में कह रहा है कि उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है। आपको बताना है कि उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि कौन-सी है? दंते है, दंतोष्ठ है या कंठ तालव्य है या तालव्य है? तो वह की आपको स्थिति बतानी है उच्चारण के आधार पर। तो बच्चों वह जो है वो होंठ के और दांत के स्पर्श से बोला जाता है। इसका मतलब ये दंतुष्ट हो जाएगा। तो 18 का बी जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा 18 नंबर सवाल का। बात करेंगे अब अगले सवाल की, सवाल नंबर 19 की। 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन-सा जो है इसमें से कृदंत अव्यय का प्रकार नहीं है। पूर्वकालिक कृदंत, भूतकालिक कृदंत, तत्कालिक कृदंत या पूर्ण क्रियाकोतक। तो आपको बताना है कि कौन-सा जो है कृदंत अव्यय का एक प्रकार इसमें से नहीं है। 19 का बताना है। पूर्वकालिक कृदंत, भूतकालिक कृदंत, तत्कालिक कृदंत या पूर्ण क्रियाकोतक। तो बच्चों जो कृदंत अव्यय का प्रकार नहीं है वो भूतकालिक जो है ये प्रकार इसका नहीं है। तो विकल्प बी 19 का क्या होगा वो सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे आज के अंतिम सवाल की, सवाल नंबर 20वें की। 20वें में कह रहा है कि हिंदी की अग्र अवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि कौन सी है? तो आपको बताना है कि हिंदी की अग्र अवृत्ताकार समृद्ध ध्वनि कौन सी है?
अ, आ, ई और ए, इसमें से कौन-सी ध्वनि जो है वो अग्र अवृत्ताकार और अग्र भी है, अवृत्ताकार भी है और समृद्ध भी है। तो बच्चों इसका उत्तर आपका बी नहीं है, बल्कि विकल्प सी हो जाएगा ना। ये बी है, विकल्प सी हो जाएगा। तो ई जो है उत्तर होगा, इसको आप विकल्प सी मान लीजिएगा। तो ई उत्तर हो जाएगा सही आपका कि ये हिंदी में अग्र अवृत्ताकार और समृद्ध ध्वनि है। तो विकल्प सी आप उस करेंगे, ये बी के जगह पर सी कर लेंगे। तो ई जो है वो अग्र अवृत्ताकार और समृद्ध ध्वनि है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आ, पसंद आई होगी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।